हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस दैट मींस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में मैं आप लोगों को बताया था। आज हम लोग बात कर रहे हैं एनएमआर की। एनएमआर का जो नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसमें जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है इसका अपना अपना एक मीनिंग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियर का क्या मतलब, क्यों इसमें न्यूक्लियर टर्म इंक्लूड हुआ है। तो न्यूक्लियर मतलब क्या है? न्यूक्लियस, ऐसे न्यूक्लियस जिनका न्यूक्लियर स्पिन, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, वो नॉन जीरो होता है, इनको हम लोग बोलते हैं एनएमआर एक्टिव। अगर हम देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किसका न्यूक्लियर स्पिन नॉन जीरो है और किसका न्यूक्लियर स्पिन जीरो है, इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि आपको देखना होगा कि किसी भी न्यूक्लियस का मास नंबर कैसा है, एटॉमिक नंबर कैसा है, और उससे हम उसके आई का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि मास नंबर हम बात कर रहे हैं, अगर मास नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर ऑड या फिर इवन है, ऐसे केसेस में जो न्यूक्लियर स्पिन होते हैं वो फ्रैक्शनल होते हैं, हाफ, 3/2, 5/2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 आप देखोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है, और इसका जो आई होता है न्यूक्लियर स्पिन वो क्या होता है? हाफ। कार्बन देखेंगे 613, तो कार्बन में आप इस केस में देखेंगे तो इसका भी न्यूक्लियर स्पिन क्या होता है? हाफ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मास नंबर अगर इवन हो, एटॉमिक नंबर भी इवन हो, तो ऐसे केसेस में इनका जो स्पिन होता है वो कैसा होता है? जीरो। और दे आर टोटली इनएक्टिव इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फॉर एग्जांपल कार्बन 612, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों इवन है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो न्यूक्लियर स्पिन होगा जीरो। जैसे ऑक्सीजन 816, इसका भी न्यूक्लियर स्पिन होगा जीरो। अब हम बात करते हैं जैसे कि अगर मास नंबर इवन हुआ बट एटॉमिक नंबर ऑड हुआ, तो इस केस में ये जो न्यूक्लियर स्पिन है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जैसे कि नाइट्रोजन। ओके, तो इस तरीके से हम समझते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन द केस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम आगे बात करेंगे किसके? मैग्नेटिक। आता है मैग्नेटिक। व्हाट इज मैग्नेटिक? तो इसमें दो तरह के मैग्नेट्स की बात होगी। एक तो इटसेल्फ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होते हैं वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, जिनका अपना एक डायरेक्शन होगा और इनमें दो पोल्स होंगे, नॉर्थ साउथ। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं। और एक हम बात करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई की जाती है किस केस में? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के केस में। तो देखेंगे जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है तो इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऐसे केस में आप देखेंगे दिस इज B0 और H0, तो यहाँ पर जितने भी टाइप के प्रोटॉन्स होंगे या जितने भी टाइप के टाइनी मैग्नेट्स जैसे न्यूक्लियस होंगे जो कि एनएमआर एक्टिव है, वो सभी क्या होंगे? इस फील्ड में इस तरह से क्या होते हैं? अलाइन हो जाएंगे, जिसमें ये नॉर्थ और ये साउथ। और जब ये इस तरह से अलाइन हो जाते हैं तो इनकी इस स्पिन, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है जैसा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इस स्पिन को कहते हैं क्या? अल्फा स्पिन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में हम बात करेंगे क्या है ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में। रेजोनेंस जो है एक टाइप का ट्रांजिशन है। ये ट्रांजिशन कैसे होगा? तो सबसे पहले मैंने आपको अल्फा स्पिन के बारे में बताया, अब मैं बता रहा हूं आपको बीटा स्पिन के बारे में। अगर हम बात करें ये कैसा है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इनका अलाइनमेंट प्रोटॉन्स का या एनएमआर न्यूक्लियस का अलाइनमेंट जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये एन होगा और ये एस होगा, तो ऐसे स्पिन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा स्पिन। अभी रेजोनेंस क्या है? तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं? इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, अल्फा स्पिन में अलाइन हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक अल्फा स्पिन वाले न्यूक्लियस को बीटा स्पिन वाले न्यूक्लियस में क्या किया जाए? चेंज किया जाए। तो इस चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए? इस स्पिन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, या हम बात करें इस स्पिन को इसमें चेंज करने के लिए हमको एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। तो वो एक्सटर्नल एनर्जी हमको कहां से मिलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो हम वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सोर्स के थ्रू क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस केस में जो है ये रेडियो वेव्स की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब ये रेडियो वेव एब्जॉर्ब करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अल्फा स्पिन से किस में चले जाते हैं, बीटा स्पिन में। और यहाँ पर ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो जितना गैप होगा ये इस बैंड गैप, इस गैप की एनर्जी को क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे। और उनके इस एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी के बेस पर ही हम इन मॉलिक्यूल्स का, जिनके पास ऐसे मैग्नेट, टाइनी मैग्नेट्स वाले न्यूक्लियस हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, रेजोनेंस। अभी हम बात करेंगे 4 टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जिसके थ्रू हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो वे 4 टर्मिनोलॉजीज कौन से हैं? तो फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स। एनएमआर में कितने टाइप के सिग्नल मिलते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, हमको देखना पड़ेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ हाइड्रोजन है। नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ हाइड्रोजन कहने का मतलब क्या है, जिनका इन्वायरमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH4, तो इसमें 4 हाइड्रोजन है, इन चारों का इन्वायरमेंट सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि सभी एक कार्बन से अटैच्ड है, सिग्मा बॉन्डेड, और इन चारों के चारों हाइड्रोजन स्फेरिकली इसमें अरेंज्ड है। तो चूंकि इनका सेम सेट है, तो हम कह सकते हैं इसमें इनका इन्वायरमेंट सेट है, तो ये कितने टाइप्स हुए, 1 टाइप के ही प्रोटॉन है, इसका मतलब इनका सिग्नल भी आपको कितना मिलेगा, 1। अभी मैं बात करता हूं CH3 इथेन की। इथेन के केस में क्या होगा, कितने टाइप के हाइड्रोजन, आप देखेंगे 6 हाइड्रोजन है, 6, 3 + 3, बट ये 6 के 6 हाइड्रोजन के इन्वायरमेंट सेम है। अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर मैं इस टाइप के प्रोटॉन को A डिनोट करता हूं, तो ये भी A टाइप ही होगा, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट भी इनके जैसा है। तो इसमें भी 1 टाइप का ही प्रोटॉन है, तो सिग्नल भी आपको 1 मिलेगा, लेकिन कितने हाइड्रोजन के लिए मिलेगा, 6 हाइड्रोजन के लिए। ठीक इसी तरह से देखिए सेकंड एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2OH या CH3 CH2Cl। इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे, तो इसमें आप देखेंगे अगर मैं इसको A टाइप बोलता हूं, तो इसको मैं A टाइप नहीं कह सकता, क्योंकि ये होगा B टाइप का सिग्नल। B टाइप का क्यों, इसका एनवायरमेंट इससे क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्या है, एनवायरमेंट वाला हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे सिग्नल भी कितने मिलेंगे, 2। तो 1 मिलेगा आपको किसके लिए, 3 प्रोटॉन के लिए, और 1 आपको मिलेगा किसके लिए, 2 प्रोटॉन्स के लिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं इथाइल अल्कोहल की। इथाइल अल्कोहल में आप देखेंगे 6 हाइड्रोजन है, और ये 6 हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट आप देखिए सभी में, तीनों का इन्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसको मैं A टाइप बोलूंगा, तो इसको B टाइप और इसको C टाइप, सभी के अलग अलग सिग्नल्स मिलेंगे। 3 टाइप के सिग्नल है, तो आपको कितने सिग्नल्स मिलेंगे, 3 सिग्नल। एक सिग्नल 3 प्रोटॉन के लिए, एक सिग्नल 2 प्रोटॉन के लिए, एक सिग्नल कितने, 1 प्रोटॉन के लिए। इस तरह से ये बात हो गई नंबर ऑफ सिग्नल्स की। तो जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे, उतने टाइप के सिग्नल, उतने नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलेगा। और भी एग्जांपल्स के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई नोट्स का यूज कर सकते हैं। अभी हम सेकंड टर्मिनोलॉजी पोजीशन ऑफ सिग्नल की बात करेंगे। पोजीशन ऑफ सिग्नल, इसे केमिकल शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं, केमिकल शिफ्ट। अब कैसे पता करेंगे कि किस प्रोटॉन का पोजीशन एक पर्टिकुलर एनएमआर स्पेक्ट्रा में किस जगह पर होगा। तो सबसे पहली बात, एनएमआर स्पेक्ट्रा होता किस तरीके का है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रा इस तरीके से जनरली आपको दिखाई देगा, जिसमें ये वाली जो लाइन है वो इसके रेफरेंस TMS के लिए होता है। TMS का फुल फॉर्म क्या होता है, टेट्रा मिथाइल सिलेन। इसे ही रेफरेंस में क्यों लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा, बट मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल आगे बताता हूँ। तो इसको हम 0 पे लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल शिफ्ट क्या है, ये पोजीशन ऑफ सिग्नल क्या है, और ये पोजीशन कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको लोगों को सबसे शुरू में बताया था कि जो मैग्नेट्स होते हैं, स्मॉल मैग्नेट्स, उनको हम अल्फा से बीटा स्पिन में हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं रेजोनेंस के थ्रू। अभी अल्फा से बीटा स्पिन में चेंज होने के लिए इनको हमने एक्सटर्नल एनर्जी दी है। तो जितनी ज्यादा हम एनर्जी देंगे वो इससे दूर होता जाएगा, इसको बोलते हैं डाउन फील्ड। और जितनी कम एनर्जी उसको लगेगी रोटेट करने के लिए, वो इधर उनके सिग्नल यहां मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं अप फील्ड।
कैसे पता चलेगा कि किसको कितनी एनर्जी लगेगी अल्फा से बीटा स्पिन में जाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की थी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से N और S में इस तरीके से क्या है, सपोज वो टाइनी मैग्नेट या जो न्यूक्लियस है वो अलाइन है, मुझे इसको बीटा स्पिन में कन्वर्ट करना है, मुझे यहां से यहां चेंज करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब आप सोचिए हर एक प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, इन्वायरमेंट होगा। हर एक न्यूक्लियस के पास किसका इन्वायरमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। यहां पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही इस मैग्नेट को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। मोर इलेक्ट्रॉन्स मोर शील्डिंग। किस चीज से शील्ड करेंगे, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इसको क्या करेंगे, वो शील्ड करेंगे। फिर से ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये एक टाइनी मैग्नेट है जिसका ये एन पोल है और ये क्या है, एस साउथ पोल है, और ये इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है। यहाँ पर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स इसको इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से क्या करते हैं, शील्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। तो जब ये इसको शील्ड करेंगे तो चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की वजह से ये जो मैग्नेट है वो इसके इफेक्ट में कम है, तो इसका रोटेशन करने के लिए मुझे कम एनर्जी चाहिए होगी, लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तो हम कह सकते हैं लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब साफ है कि ये इनका जो सिग्नल होगा मुझे कम एनर्जी मतलब अब फील्ड में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। अब दूसरी हम बात करते हैं, सपोज कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी मॉलिक्यूल में अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल CH3Cl। जैसे ही क्लोरीन या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होगा, किसी कार्बन से अटैच होता है और उससे वो प्रोटॉन अटैच है, तो क्या होगा, इनके आसपास जो N और S थे और इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के एनवायरनमेंट को ये अपनी तरफ क्या करेंगे, पुल करेंगे, जिससे एज कंपेयर टू बिफोर इनका जो, अगर ये CH4 का है सपोज, तो ये CH3Cl का है, तो अब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होगा तो हम कह सकते हैं कि अब शील्डिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड डीशील्डिंग। अब जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जुड़ जाने से इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इसलिए ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, ज्यादा फील करेंगे, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा फील करेंगे तो इनके स्पिन को रोटेट करने के लिए हमको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसका मतलब डीशील्डिंग हो रही है। डीशील्डिंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे थे, लेस थे। लेस इलेक्ट्रॉन से जब डीशील्डिंग हुई तो रोटेट करना क्या हो गया, और टफ हो गया। टफ होने के लिए अब क्या होगी, ये मोर एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और जब मोर एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इनका जो सिग्नल है वो हमको डाउन फील्ड में मिलेगा। ये हो गया डीशील्डिंग। तो दिस इज कॉल्ड डीशील्डिंग एंड दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। तो डीशील्डिंग और शील्डिंग के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि किसका सिग्नल कहां पर और किस पोजीशन पे मिलेगा, और ये पूरा टर्मिनोलॉजी जो है केमिकल शिफ्ट भी कहलाता है। तो इस बात का ध्यान देंगे कि टेट्रामिथाइलसिलेन जिसका स्ट्रक्चर होता है Si CH3 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 CH3, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स हैं, 12, एंड ऑल आर इक्विवेलेंट विद ईच अदर। 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, इस वजह से TMS को क्या करते हैं, एज अ रेफरेंस लेते हैं। और क्योंकि इनमें 12 प्रोटॉन जो कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ या हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो इक्विवेलेंट्स है, तो ऐसे 12 प्रोटॉन का एक सिंगल आपको यहाँ मिलता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, 0। और इस केस में केमिकल शिफ्ट को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ppm। अगर ये 0 है तो दिस इज 1 2 3 4 5, ये सभी कौन सी वैल्यूज हैं, डेल्टा वैल्यू। आप चाहें तो इसे टाउ वैल्यू में भी डिनोट कर सकते हैं, तो टाउ इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा वैल्यूज में ये चीजें क्या होती हैं, शो होती है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 Cl। यहाँ मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसका सिग्नल किस पोजीशन पे आएगा। मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि स्प्लिटिंग कैसी होगी, ये वो सब हम आगे बात करेंगे।
अभी सिर्फ सिग्नल की बात करता हूँ। सपोज ये 0 है और सपोज मैं कहता हूँ यहाँ एक सिग्नल मिला है, यहाँ एक सिग्नल मिला है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से किस प्रोटॉन का सिग्नल कौन सा है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पोजीशन ऑफ सिग्नल मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सबसे क्लोज है इस वाले हाइड्रोजन के, अगर ये ए है और ये बी टाइप है, क्लोज होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या होगा? कम होगा। कम होने की वजह से ये क्या होगा? डीशिल्डेड होगा, और डीशिल्डेड होगा तो ये आपको कैसा मिलेगा? डाउनफील्ड में मिलेगा। मतलब ये वाला जो सिग्नल है वो बी का है, बी टाइप के प्रोटॉन का, और ये वाला सिग्नल जो है वो ए टाइप के प्रोटॉन का है। आगे हम देखेंगे कि ये सिग्नल किस एग्जैक्टली किस पॉइंट पे मिलता है। और हाँ, ये जो 1 2 3 4 ऐसे मैंने लिखा है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। और किस पॉइंट पे किसका सिग्नल मिलता है इसकी एक पूरी लिस्ट वहां पर बनी। अब हम थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग कब होगी? जब एक प्रोटॉन अपने नेबरिंग प्रोटॉन मतलब क्या? एक प्रोटॉन अगर कार्बन से अटैच्ड है, उसके नेबर कार्बन में भी कोई प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन के साथ क्या करेगा? कपलिंग करेगा। इसको बोलते हैं स्पिन कपलिंग। और इस कपलिंग की वजह से इनके जो सिग्नल है वो क्या होते हैं? स्प्लिट होते हैं। वो स्प्लिट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो आगे हम बात करते हैं। तो स्पिन कपलिंग जब वो करते हैं तो अपने नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से होता है। तो स्पिन कपलिंग के लिए जो मल्टीप्लिसिटी होती है वो फॉर्मूला होता है 2 × n × I 2ni प्लस। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो प्रोटॉन हाइड्रोजन का न्यूक्लियर स्पिन I जो होता है वो हाफ होता है। तो इस केस में ये फॉर्मूला बन जाता है 2 × n × हाफ प्लस 1, या हम कह सकते हैं n+1। तो इस तरीके से n+1 का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोटॉन कितने सिग्नल देगा, या उसकी जो सिग्नल है वो कितने मल्टीप्लेट्स में होंगे। तो हम बात करते हैं इसमें, जैसे कि CH3 CH2 Ca। इस एग्जांपल से हम देखते हैं। तो n+1 का मतलब क्या है? तो एग्जांपल से पहले मैं आपको बता दूं कितने। अगर नंबर ऑफ नेबर हाइड्रोजन अगर आपका 0 है तो आपकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 1। क्यों? n is 0, जब n+1 क्या हुआ? 1। वहीं पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर नेबर में 1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 2। अगर नेबर में 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 3। नेबर में 3 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 4। नेबर में 4 है तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? 5 एंड सो ऑन। जितने हाइड्रोजन नेबर में हैं उतने आपको उसमें क्या करना है? +1 कर देना है। उतने नंबर ऑफ आपको मल्टीप्लेट्स मिलेंगे। मल्टीप्लेट्स क्या है मैं आगे और समझाता हूँ। तो मल्टीप्लिसिटी 1 का मतलब क्या हुआ? सिंगलेट, एक सिग्नल मिलेगा। सिग्नल एक होगा और उसकी पीक भी क्या होगी? एक होगी। अभी हम बात करते हैं 2 का मतलब क्या होता है? डबलेट। तो डबलेट का मतलब क्या होगा? एक ही सिग्नल 2 हिस्सों में बटा होगा, इस तरीके से। ठीक है। अभी 3 का मतलब क्या हुआ? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट मतलब एक ही सिग्नल 3 हिस्सों में बटा होगा, इस तरीके से। वहीं पे 4 का मतलब क्या है? क्वार्टेट, 4 हिस्सों में बटा होगा। और 5 का मतलब क्या है? क्विंटेट, और एक ही सिग्नल क्या होगा? 5 हिस्सों में बटा होगा। तो ये जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, ये स्प्लिटिंग जो हो रही है वो नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से होती है। उसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ 2 टाइप के प्रोटॉन है, ए और ये बी। ए टाइप के 3 प्रोटॉन्स हैं, बी टाइप के कितने हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं। अभी हम इनकी स्प्लिटिंग की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं सिग्नल फॉर ए, सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि इनका पोजीशन क्या होगा। आपको पता है 2 सिग्नल मिलेंगे। सबसे पहले मैं बताया नंबर ऑफ सिग्नल, 2 टाइप के प्रोटॉन है तो सिग्नल भी कितने मिलेंगे? 2। दूसरी चीज, इनका पोजीशन कैसा होगा? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एनवायरनमेंट में है, इनका पोजीशन इधर होगा बी का, और ए का यहाँ होगा। और ए के कितने सिग्नल मिलेंगे? तो ए का नेबर में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, करेक्ट है। तो ए के नेबर में अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन की वजह से वो क्या देगा? ट्रिपलेट। और बी के नेबर में 3 हाइड्रोजन है तो बी वाला कैसा देगा? क्वार्टेट।
सिंपल। अब हम देखना चाहते हैं तो यहाँ ट्रिपलेट और क्वार्टेट कैसे मिलेगा। तो ए का सिग्नल पास में आ रहा है तो ये आपको क्या दे रहा है, ट्रिपलेट, तो ये आपको ऐसा एक सिग्नल मिलेगा। वहीं बी का सिग्नल इससे थोड़ा डाउनफील्ड की तरफ आएगा, तो डाउनफील्ड में आएगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके सिग्नल आपको क्वार्टेट मिलेंगे, तो इसके लिए आपको कितने सिग्नल मिलने वाले हैं, 4। अब आप सोच रहे होंगे इसके सिग्नल की पीक्स मैंने ऊपर रखी है, इसके सिग्नल की पीक्स नीचे रखी है, इसको हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है 4 इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक और चीज दिखनी है, जो स्प्लिटिंग हुई है इनकी लेंथ में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, वो जो डिफरेंस है उसको हम लोग पास्कल ट्राइंगल के थ्रू समझते हैं। तो ये पास्कल ट्राइंगल क्या है, पास्कल ट्राइंगल से हम उस मल्टीप्लिसिटी से जो आपने को सिग्नल मिले या सिग्नल की जो मल्टीप्लिसिटीज हैं उनकी इंटेंसिटीज का पता चलता है। पास्कल ट्राइंगल सिंपली क्या है, जैसे कि हम लिखते हैं सिंगलेट, एक सिग्नल मिला तो ये हो गया 1। अब बात करेंगे डबलेट, फिर आता है ट्रिपलेट, फिर आता है क्वार्टेट और इस तरह से आगे। तो आपको क्या करना है, जैसे डबलेट हुआ मतलब 2 सिग्नल मिलेंगे, दोनों के पीक्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट हम करेंगे, तो आपको क्या करना है 1, इसको हम फिर से लिख दिए 1:1, मतलब दोनों सिग्नल जो है सेम हाइट के होंगे। सिग्नल एक ही है, बस उसकी मल्टीप्लिसिटी जो होगी ये दोनों सेम हाइट की होगी। अब ये ट्रिपलेट, तो आपको इसको कैसे फाइंड कैसे करते हैं, तो ये 1:1 हमने लिखा। अब आपको दोनों, सबसे पहले तो 1 लिखना है, S2, 1 + 1 क्या होता है 2, फिर ये लास्ट वाला क्या लिख दिया 1, तो ये किसके लिए हो गया, ट्रिपलेट के लिए। अब क्वार्टेट के लिए क्या करना होगा, 1 फिर से लिखेंगे, 1 + 2 क्या होता है 3, फिर 2 + 1 क्या होता है 3, फिर क्या होता है लास्ट में 1। ये एक पैटर्न है, इसको याद रखने का, तो आपको इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्विंटेट के लिए क्या होगा, 1 अगेन, 1 + 3 4, 3 + 3 6, फिर 3 + 1 4, फिर 1, और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो सेक्सटेट के लिए क्या होगा, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, फिर 4 + 1 5, फिर क्या होगा 1। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड, अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करें तो दिस इज कॉल्ड पास्कल ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के बेस पे हम बता पाएंगे कि हर एक मल्टीप्लेट जो है किस कैसा दिखेगा। जैसे ट्रिपलेट कैसा दिखेगा, तो ट्रिपलेट में 7 दिख रहा है, 1:2:1, मतलब पहला मल्टीप्लेट अगर ऐसा है तो इसका दूसरा इसका डबल हाइट का होगा और तीसरा सेम हाइट का होगा। तो ये हो गया 1:2:1। लेंथ पे ध्यान देना है, ये कैसा हुआ 1:1। क्वाड्रेट कैसा दिखेगा, 1:3:3:1। इसका मतलब क्या होगा, ये लेंथ होगी 1 की, फिर ये इसका 3 गुना होगा, फिर ये 3 गुना होगा, फिर ये सेम हाइट का होगा, तो 3 3 और ये क्या होगा 1 एंड सो ऑन। आप सभी आप देखेंगे इस तरीके से आपको सिग्नल्स मिलते जाएंगे और इन्हीं सिग्नल्स के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये किसका सिग्नल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल से बिलोंग करता है। तो 4th पॉइंट जो है टर्मिनोलॉजीज का वो है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। इसको आप, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल का मतलब ये है कि एक प्रोटॉन, अगर एक प्रोटॉन का सिग्नल की हाइट ये है तो 1 प्रोटॉन के लिए, तो 2 प्रोटॉन्स के सिग्नल की हाइट इसका डबल होगा। वहीं पे 3 प्रोटॉन्स के लिए सिग्नल की जो हाइट या इंटेंसिटी है वो उसका 3 गुना होगा। तो हम इस तरह से देखते हैं 1 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 5 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, इन सभी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के लिए इनके जो इंटेंसिटीज होगी वो दूसरे से अगर हम रिलेट करें, उनके रिलेटिव इंटेंसिटी देखें तो वो क्या होगी, उनकी हाइट से डबल ट्रिपल उसका मल्टीपल्स होगा। बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी है कि अगर हम किसी एक एग्जांपल को पूरी तरह से इन चारों पॉइंट्स को हम समझे ध्यान से, तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 OH, ये क्या है इथेनॉल। तो इथेनॉल का सिग्नल कैसे हमको मिलेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मैं पैटर्न बता रहा हूं कैसे हमको करना है। हमने जो बात की है नंबर, सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी बात की किसकी, नंबर ऑफ सिग्नल की। तो नंबर ऑफ सिग्नल के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटॉन। कितने टाइप के प्रोटॉन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो अगर मैं इसको A टाइप बोलता हूं तो ऑब्वियसली इसका इन्वायरमेंट इससे क्या है, डिफरेंट है, तो ये कौन सा टाइप होगा, B टाइप, और इसका इन्वायरमेंट इन दोनों से डिफरेंट है, तो ये कैसा होगा, C टाइप। तो कितने सिग्नल हमको वहां पर मिलेंगे, 3 सिग्नल।
तो 3 टाइप के प्रोटॉन है, तो हमको नंबर ऑफ सिग्नल भी कितने मिलेंगे? 3। ये तो क्लियर हो गया। सेकेंड बात होती है पोजीशन की, पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो पोजीशन के लिए हमको किसकी जरूरत है? शील्डिंग, डीशील्डिंग देखने की। तो ये तो ऑब्वियस दिख रहा है कि CH3 CH2 OH, इसमें ये वाला जो प्रोटॉन है सबसे ज्यादा क्या होगा? डीशील्डेड होगा, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम उसके साथ अटैच्ड है। उससे कम डीशील्डेड कौन होगा? CH2। उससे कम डीशील्डेड कौन होगा? CH3। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इस प्रोटॉन के अल्फा स्पिन को बीटा स्पिन में कन्वर्ट करने के लिए या रेजोनेंस के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसमें थोड़ी कम एनर्जी लगेगी और इसमें थोड़ी और कम एनर्जी लगेगी। तो इससे इसको आप चार्ट से भी देख लेंगे, टेबल में दिया हुआ है कि किसकी कितनी वैल्यूज होती हैं। यहाँ मैंने वैल्यूज लिख दी हैं पहले से। तो OH के प्रोटॉन में हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 5.2 ppm पे एब्सॉर्ब करता है, CH2 में 3.6 और यहाँ पर 1.2। तो इसको हम सिग्नल को इस तरीके से देखेंगे। तीसरी बात क्या है? मल्टीप्लिसिटी या स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग की बात करते हैं तो स्प्लिटिंग कैसी होगी? बहुत सिंपल है। CH3 CH2 OH, इसका नेबरिंग प्रोटॉन ये, इसका नेबरिंग प्रोटॉन ये, इसके नेबर में ये है बट ये ऑक्सीजन से अटैच है, ना कि किसी कार्बन से। इसलिए ये जो है एक सिंगल, मतलब ये एक सिंगलेट देगा। वहीं पे ये CH2 इससे कपल नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन से अटैच नहीं है। ये इससे कपल करेगा और जब ये इससे कपल करेगा तो क्या होगा? 3 के साथ कपलिंग करेगा तो ये क्या देगा? क्वाड्रेट, 3+1। और वहीं पे 3 जो है इससे कपल करेगा 2 के साथ, तो 2+1 क्या हुआ? 3। मतलब ये कैसा सिग्नल देगा? ट्रिपलेट। दिस इज मल्टीप्लिसिटी। तो हमको 3 सिग्नल मिल रहे हैं, एक सिंगलेट, एक क्वाड्रेट और एक ट्रिपलेट। अब इनको हम बनाएं किस जगह पर? तो इस तरीके से अगर मैं ग्राफ खींचूं तो ये हो गया 0, सपोज ये हो गया 1, सपोज ये हो गया 2, ये हो गया 5 तक है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 और ये 6 ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिग्नल देखें, सबसे पास में किसका होगा? CH3 का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सबसे ज्यादा दूर है। तो अगर हम बात करेंगे 1.2 पे मिलता है और इसका क्या मिलता है? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या देता है? 1:2:1। और ये 3 प्रोटॉन है जो कि सबसे ज्यादा है, तो इसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो ये हम बात करेंगे 1.2 पे, ट्रिपलेट 1:2:1। ये सिग्नल हमको मिल गया किसके लिए? CH3 के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे CH2। CH2 कितने पे दे रहा है? 3.6। तो 3.6 सपोज ये 3.6 है, तो यहाँ पर वो कैसा दे रहा है? क्वार्टेट। क्वार्टेट के मल्टीप्लेट्स क्या होते हैं? 1:3:3:1। बट ये 2 प्रोटॉन की इंटेंसिटी इन 3 प्रोटॉन की इंटेंसिटी से थोड़ी क्या होगी? कम होगी। सपोज ये यहां तक होगी, तो हम इसको ले सकते हैं, देखिए 1:3:3:1 क्वार्टेट। तो ये किसके लिए हो गया? CH2 का सिग्नल। तो OH का सिग्नल हमको यहाँ पर 5.2 पे मिलता है, जो कि सिंगलेट होगा। सिंगलेट क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ कपल नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से हम पूरा पैटर्न देख लिए। अब स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में कैसे इनका यूज होता है? तो जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल को डालते हैं तो हमको इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ग्राफ से हमको पता लगाना होता है कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो इसको रिवर्स सोचिए जरा कि यहाँ पर 3 ट्रिपलेट है, यहाँ क्वार्टेट और यहाँ सिंगलेट है। ट्रिपलेट है मतलब इसका जो नेबरिंग एटम होगा वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ट्रिपलेट का नेबरिंग एटम में 2 हाइड्रोजन, तो हम CH2 के आइडेंटिफिकेशन कर लिए। क्वार्टेट है मतलब नेबरिंग में 3 है, तो CH3 का आइडेंटिफिकेशन हो गया। और OH क्योंकि इनका इसका जो पोजीशन है 5.2 पे, जो कि स्पेसिफिक है अल्कोहल्स के लिए, तो वो 5.2 पे OH होगा। तो इस तरीके से सिग्नल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, डिटर्मिनेशन किया जाता है और वहां से हम स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। तो और भी ऐसे एग्जांपल्स के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स दिए गए हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब में मेरे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए।